Hello everyone, welcome to SGI online class 8 English medium, lesson 5 शब्द भंडार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 5 शब्द भंडार में समरूपी भिन्नार्थ शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि समरूपी भिन्नार्थ शब्द है क्या। वे शब्द जो देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। फिर से समझिए, वे शब्द जो देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से हैं या ये देखिए और इनमें अंतर समझिए। सबसे पहले बच्चों, जो समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपके में इससे भी ज्यादा हैं आपके चैप्टर में, लेकिन उसका एक हिस्सा अर्थात उसके 3 भाग किए गए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ एक ही भाग आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि इसी से आपका टर्म फर्स्ट में आएगा, पूरे चैप्टर का नहीं आएगा। तो पहला इसका शब्द है अंग। अंग का अर्थ हुआ गोद। अंग का शरीर का भाग। अनल शब्द का अर्थ है आग। अनिल शब्द का अर्थ है वायु। अन्न शब्द का अर्थ है अनाज और अन्य शब्द का अर्थ हुआ दूसरा। अंदर शब्द का अर्थ है भीतर। अंतर शब्द का अर्थ हुआ भेद। अली शब्द का अर्थ है भौरा। आली शब्द का अर्थ है सखी। अथक शब्द का अर्थ है बिना थके और अकथ शब्द का अर्थ हुआ वर्णन से परे। अपकार शब्द का अर्थ है बुराई। उपकार शब्द का अर्थ भलाई। अवसान शब्द का अर्थ है अंत। आसान शब्द का अर्थ हुआ सरल। अन्याय शब्द का अर्थ है अनुचित और अन्यान्य शब्द का अर्थ है दूसरे। इसके बाद अपेक्षा शब्द का अर्थ है तुलना और उपेक्षा शब्द का अर्थ है अनादर। तरणी शब्द का अर्थ है सूर्य और तरणी शब्द का अर्थ है नाव। और शब्द का अर्थ हुआ तरफ और शब्द का है अर्थ तथा। दिन शब्द का अर्थ हुआ दिवस और दीन शब्द का अर्थ हुआ दरिद्र। दशा शब्द का अर्थ है हालत और दिशा शब्द का अर्थ तरफ। धरा शब्द का अर्थ है धरती और धारा शब्द का अर्थ प्रवाह। फिर से समझिए बच्चों, समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है। वे शब्द जो देखने और सुनने में समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। क्या है? वे शब्द जो देखने और सुनने में तो समान लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इनको पुनः समझ लीजिए। अंग शब्द का अर्थ गोद। अंग शब्द का अर्थ शरीर का भाग। अनल शब्द का अर्थ आग। अनिल शब्द का अर्थ है वायु। अन्न शब्द का अर्थ अनाज और अन्य शब्द का अर्थ दूसरा। अंदर शब्द का अर्थ भीतर और अंतर शब्द का अर्थ भेद। अली शब्द का अर्थ भौरा। आली शब्द का अर्थ सखी। अथक शब्द का अर्थ बिना थके। अकथ शब्द का अर्थ है वर्णन से परे।
अपकार शब्द का अर्थ है बुराई, अपकार शब्द का भलाई, अवसान शब्द का अर्थ अंत, आसान शब्द का अर्थ सरल, अन्याय शब्द का अर्थ अनुचित, अन्यान्य शब्द का अर्थ दूसरे दूसरे। इसके बाद अगला शब्द है अपेक्षा, इसका अर्थ हुआ तुलना, उपेक्षा अर्थ अनादर, तरणी का अर्थ सूर्य, तरणी का अर्थ नाव, और शब्द का तरफ, और शब्द का तथा, दिन शब्द का दिवस, दीन शब्द का दरिद्र, दशा शब्द का हालत, दिशा शब्द का तरफ, धरा शब्द का धरती, और धारा शब्द का प्रवाह। अब इस चैप्टर में बच्चों आपके जितने भी पॉइंट थे वो पूरे हो गए। अब एक नजर में पूरे पाठ के मुख्य बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझिए। पहला पॉइंट, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दूसरा, परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तीसरा, कई बार भाषा को प्रभावशाली बनाने व संक्षिप्तता प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई बार भाषा को प्रभावशाली बनाने व संक्षिप्तता प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अंतिम बिंदु, कुछ शब्द पढ़ने व लिखने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ में व्यापक अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। एक बार पुनः इन बिंदुओं को समझ लीजिए। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तीसरा बिंदु, कई बार भाषा को प्रभावशाली बनाने व संक्षिप्तता प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंतिम बिंदु, कुछ शब्द पढ़ने व लिखने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके स्थान में व्यापक अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। बच्चों, पाठ 5 शब्द भंडार के अंतर्गत आपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, समान समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ा व समझा। आप अब इन सभी को अपने नोटबुक में जितना मैंने कराया है उतना लिखेंगे तथा उसको स्मरण भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have completed a chapter called Square and Square Roots, Cube and Cube Roots. Today, we will be starting with a new chapter, chapter number 4. It is playing with numbers. In this chapter, the major thing which we will be learning is how to deal with 2-digit numbers and 3-digit numbers and problems based on words. 2-digit नंबर पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, 3-digit नंबर पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है. Before starting the exercises, I would just like to give you a brief introduction of 2-digit number and 3-digit number. 2-digit number. Suppose you are asked to write a 2-digit number. So what you, for example, आपने बोला 29. ठीक है. तो मेजर थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए कि ये 29 बना कैसे, हाउ दिस 29 हैज बीन फॉर्म. तो आप क्या बोलोगे, एक 2 नंबर रहा होगा और एक 9 नंबर रहा होगा. ठीक है. 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 10 से और 9 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से और दोनों को ऐड किया हुआ होगा और इस तरीके से नंबर क्या बनेगा, 29 फॉर्म होगा. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ 29 को जब आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो आपको पता है कि जो 2 है वो 10th प्लेस पे है, दैट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, प्लस जो 9 है वो 1st प्लेस पे है, दैट मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से आपको 29 मिल गया. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल आपको कभी बोला जाए कि एक 2 डिजिट नंबर बनाइए, ठीक है, जिसमें एक डिजिट होनी चाहिए 5 और एक डिजिट होनी चाहिए 7. आपको बोला गया फ्रेम और मेक अ 2-digit number which has 2 digits equal to 5 and 7. तो आपको ऐसा बोला गया तो आप दो नंबर सोच सकते हो ना यहाँ पे, या तो एक नंबर 57 हो सकता है या तो दूसरा नंबर 75 हो सकता है, बिकॉज इन दोनों नंबर्स में ही हमने 5 और 7 का ही यूज किया है. बस हमने क्या किया है, इनकी पोजीशन में चेंज किया है. एक बार हमने 5 को 10th प्लेस पे रखा और 7 को 1st प्लेस पे रखा. दूसरे केस में हमने 7 को 10th प्लेस पे रखा और 5 को 1st प्लेस पे रखा. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द 2-digit numbers. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. अगर आपको 2-digit नंबर क्लियर हो गया, 3-digit नंबर भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. 3-digit नंबर मतलब 3-digit number means a number which contains total number of 3 digits. Okay. For example, आपको बोला गया कि एक नंबर है 795. There is one number called 795. इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, देखोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है. 795 को ब्रेक करके लिखने का तरीका क्या है, ये 7 का जो प्लेस है वो 100th प्लेस है, 9 का जो प्लेस है दैट इज 10th प्लेस एंड द प्लेस ऑफ 5 इज 1st प्लेस. ठीक है. अब आप इन तीनों डिजिट्स का यूज करके और भी बहुत सारे नंबर्स क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप इसको फिक्स कर दो 5 को, तो 9 को 100th प्लेस पे ला करके और 7 को 10th प्लेस पे ला करके एक और नंबर बना सकते हो. या फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो, 10th प्लेस को कांस्टेंट करके इन दोनों को चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्या कर सकते हो, 100 प्लेस को कांस्टेंट करके इन दोनों को चेंज कर सकते हो. इस तरीके से आप 3 डिजिट्स का यूज करके कई सारे नंबर्स को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. लेकिन द बेसिक थिंग इज कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा वो कैसे बनेगा, एक नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा और तीसरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अ 3 डिजिट नंबर. ओके. So this was the basic idea regarding 2-digit numbers and 3-digit numbers. Now we will be moving towards the exercise so that we can get the practical approach towards the question which are given in this exercise. Okay. So let's start with question number 1, exercise 4A. Question number 1, exercises 4A. Okay. In question number 1, it is saying
in a two-digit number, the units digit is 4 times the tens digit, and the sum of their digits is 10. Find the number. ठीक है, आपको बोला गया एक टू डिजिट नंबर में जो यूनिट्स डिजिट है वो टेंस डिजिट से कितनी है, 4 टाइम्स है. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया यूनिट्स डिजिट इज 4 टाइम्स द टेंस डिजिट. क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि जो यूनिट्स प्लेस है वो टेंस डिजिट का 4 टाइम्स है. ठीक है, अब टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो उसमें दो ही डिजिट होंगी. एक डिजिट होगी जो वंस प्लेस पे होगी और दूसरी डिजिट होगी वो टेंस प्लेस पे होगी. एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया कि ये जो वंस प्लेस पे वैल्यू है वो टेंस प्लेस से 4 टाइम्स है. तो आप खुद सोचो कि आप किस वैल्यू को लेट करना पसंद करोगे. आप लेट करना पसंद करोगे टेंस डिजिट को. अगर आप टेंस डिजिट को x मानते हो तो वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 4x, बिकॉज़ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट की 4 टाइम्स है. तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा. आप बोलोगे लेट द टेंस डिजिट इज इक्वल टू x. ठीक है, लेट द टेंस डिजिट इज इक्वल टू x. तो हेंस वंस डिजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x. क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ऑलरेडी कि जो वंस डिजिट है या यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का 4 टाइम्स है. नेक्स्ट आगे कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 10. आगे बोला गया कि दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 10 है. पहली डिजिट x, दूसरी डिजिट 4x, दोनों का सम इज इक्वल टू 10. ठीक है, दोनों का सम इज इक्वल टू 10. तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन according to the question 4x plus x is equal to 10. ऐड करोगे तो 5x is equal to 10. तो x is equal to 10 upon 5 या फिर बोलोगे 2. x is equal to 2. अभी आपने निकाली x की वैल्यू which is equal to 2. लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, उसकी टेंस डिजिट है x. ठीक है, और वंस डिजिट है 4x. वंस डिजिट है 4x. वन डिजिट इज 4x एंड टेंस डिजिट इज x. ठीक है, तो आप पहले से ही जानते हो कि जब आप नंबर लिखोगे तो कैसे आएगा, टेंस डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और वंस डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे. तो x का वैल्यू कितना है, 2. लेकिन क्योंकि वो टेंस डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस वंस डिजिट पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2. लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 1 से, क्योंकि वो वंस डिजिट पे है. तो आंसर कितना बचेगा, 2 10 20 प्लस 4 2 8. तो आंसर हो जाएगा आपका 28. ये होगा रिक्वायर्ड आंसर. रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. एक टू डिजिट नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, हमेशा होता है 10x, हमेशा होता है 10x प्लस y के फॉर्म. क्योंकि हमेशा 10 डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पर 10 डिजिट का वैल्यू कितना होगा, x, और 1 डिजिट का वैल्यू कितना होगा, 4x. क्योंकि हमने 10 को x लेट किया था, इसकी वजह से 1 डिजिट 4x हो गई थी. ठीक है, हेंस x का वैल्यू कितना है, 2 आया, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया यहाँ पर 20. और 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और फिर 1 से. जो 1 प्लेस वाले को 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस विल बी द आंसर, दैट इज इक्वल टू 28. लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2.
number 2, it is being said the unit digit of a two-digit number is 3 and 7 times the sum of digits is the number itself. Find the number. मेनली जो प्रॉब्लम अराइज करता है वो आपको लैंग्वेज समझने में अराइज करता है ना, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जब तक कि आपको उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में ना आए कि क्वेश्चन चाह क्या रहा है पूछना, ठीक है। तो फिर से पढ़ेंगे। इट इज रिटन यूनिट डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3, ठीक है। यूनिट डिजिट क्वेश्चन में बोल दी गई है, यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू 3। किसी भी टू डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है? 3। दैट इज सेइंग एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स इज द नंबर itself, and 7 times the sum of digits is the number itself, ठीक है। अब ये कैसे लिखा मैंने? आगे बोला गया कि किसी भी चीज का 7 टाइम्स करके उन दोनों डिजिट के सम करेंगे तो आंसर जो आएगा वो नंबर के ही इक्वल होगा। तो हमने मान लिया हमें यूनिट डिजिट पहले से 3 पता है और हमें 10 डिजिट नहीं पता थी, तो हमने लेट कर दिया यहाँ पे, लेट 10th डिजिट इज इक्वल टू x। हमने लेट कर लिया 10th डिजिट इज इक्वल टू x। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर दोनों डिजिट का सम किया जाए, यूनिट डिजिट 3 है, 10th डिजिट x है, दोनों का सम किया जाए तो उसका 7 टाइम्स करने पे हमें नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी नंबर है और इधर जो चीज है वो भी ऑलरेडी नंबर है जो हमें निकालना है। तो नंबर अगर किसी भी नंबर की 10th डिजिट x होगी और यूनिट डिजिट 3 होगी तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 10x + 3। होगा कि नहीं होगा? अगर एक टू डिजिट नंबर है जिसका 10th डिजिट है x और यूनिट डिजिट है 3 तो वो नंबर क्या होगा? 10x + 3 होगा, बिकॉज हमेशा 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट पहले से ही 3 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब हमारा नंबर 10x + 3 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर कितना है? 7 टाइम्स 3 + x है। तो आप लिखोगे 7 टाइम्स 3 + x इज इक्वल टू 10x + 3। आई नो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है समझने में, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वांट जस्ट यू टू कि आप अच्छे से देखो, है ना। When you will see the solution of 4-5 questions, then ultimately you will start understanding the problems. अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, you will get 21 + 7x is equal to 10x + 3. ओके, x वाले टर्म्स की तरफ करेंगे, इस 7x को इधर ले जाएंगे, इस 3 को इधर लाएंगे, you will get 21 - 3 is equal to 10x - 7x. ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 18 is equal to, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x. 3x is equal to 18, therefore x is equal to 18/3 or you can say 6. तो x is equal to 6. x is equal to 6, बट हमें फाइंड करना है नंबर कितना है? 10x + 3 का फॉर्म है। x को यहाँ पे पुट कर दोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना है? 6 + 3, that means 63 will be your answer. Okay, 63 will be your answer. I hope you have got the concept. आंसर जब भी ऐसा क्वेश्चन फाइंड करना होगा तो सबसे पहले टू डिजिट नंबर का फॉर्म लिख लोगे आप, उसके बाद थ्योरी जो गिवन होगी क्वेश्चन की उसको अंडरस्टैंड करके इक्वेशन फॉर्म करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे, then try to put the value of x into that number which you are required to find. Okay, let's move to next question, that is question number 3. Question number 3.
question number 3 it is saying in a two digit number the digit at the units place is thrice the digit at tens place. ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया कि डिजिट at ones place is thrice the digit at tens place. अब क्वेश्चन बोला गया कि जो डिजिट वंस प्लेस पे है वो टेंथ प्लेस वाली डिजिट का कितना है 3 टाइम्स है। तो क्लियरली आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये नोट करोगे कि किसको लेट करें। हम लेट कर लेते हैं, लेट द टेंथ डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर टेंथ डिजिट x होगा, हेंस क्वेश्चन में बोला गया कि जो वंस डिजिट है वो टेंथ डिजिट का 3 टाइम्स है, हेंस वंस यू कुड से हेंस वंस डिजिट इज इक्वल टू 3x। क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टेंथ डिजिट अगर x है तो वंस डिजिट 3x हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, हमें अल्टीमेटली नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब आप यहाँ पे आगे नंबर का फॉर्मेट लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू, मैंने बोला कि जब भी 2 डिजिट नंबर होगा तो 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1st प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10th प्लेस क्या है x है, तो नंबर क्या होगा 10x प्लस 3x। अल्टीमेटली हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 10x प्लस 3x। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन इट इज सेइंग the number exceeds the sum of its digit by 27। बोला जा रहा है कि जो नंबर है वो सम ऑफ डिजिट से 27 ज्यादा है। The number is 27 more than the sum of digits। exceeds का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, नंबर इज 27 more than the sum of digits। तो नंबर क्या है ये, और ये नंबर कितना ज्यादा है 27 ज्यादा है सम ऑफ डिजिट्स से। इसका मतलब है कि 10x प्लस 3x जो है वो 27 ज्यादा है सम ऑफ डिजिट से। इसका मतलब इससे अगर 27 यहाँ पे दे दिया जाए तो इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स प्लस 27। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कंडीशन बोली गई है कि जो नंबर है सम ऑफ डिजिट से 27 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब अगर सम ऑफ डिजिट्स में 27 ऐड करते हो तो हमेशा जो इक्वल है वो इक्वलिटी आ जाएगी, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि जो 5 है वो 4 से 1 ज्यादा है, अगर कोई आपसे बोले 5 जो है वो 4 से 1 ज्यादा है, लिसन दैट वेरी केयरफुली। बोला जा रहा है 5 जो है वो 4 से 1 ज्यादा है, तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो आप क्या करते हो, लिखते हो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 ही तो लिखोगे, तभी तो इक्वल हो पाएंगे। यही चीज यहाँ बोली गई है कि जो नंबर है वो सम ऑफ डिजिट से 27 ज्यादा है। इसका मतलब अगर सम ऑफ डिजिट्स में आप 27 ऐड कर दोगे तो दोनों तरफ की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। इट विल बी 10x प्लस 3x is equal to sum of digits 10th प्लेस क्या है x प्लस 1st प्लेस क्या है 3x और प्लस 27। तो here it will be 10x और प्लस 3x कितना हो गया 13x is equal to 3 plus 4 x plus 3x 4x plus 27। x को इधर लाओगे you will get 13x minus 4x that is equal to 27। सब्ट्रैक्ट करो you will get 9x is equal to 27। तो x is equal to 27 upon 9 डिवाइड करेंगे तो you will get x is equal to 3। x is equal to 3 हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर किसके इक्वल है 10x plus 3x, यहाँ पे बोले 13x, लेकिन जिस फॉर्म में लिखा है वैसे करते हैं ना। तो you write 10 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 3। ओके, you will get 30 plus 9, तो
तो आंसर वुड बी 39. ठीक है, 39 will be the required answer. So in all the questions you are just required to understand the language of the question, and when you understand the language of the question then you can easily solve all the questions very well. ठीक है, so let's start with question number 4. In question number 4 it is saying a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. The basic thing is कि आप क्वेश्चन को बार-बार रीड करेंगे, क्योंकि in this kind of questions सबसे जो difficult काम है that is to understand the language of the question. So we will read the question again. It is saying a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. There is a 2-digit number which is 3 more than 4 times the sum of digits, which is 3 more than 4 times the sum of digits. First we will be writing all the conditions which are given in the question. एक 2-digit number है which is 3 more than 4 times the sum of the digits. Now moving to the next part, it is saying if 18 is added to the number, its digits are reversed. बोला जा रहा है अगर 18 ऐड कर दिया जाए, if 18 is added to the number, तो ऐसा करने पे क्या होता है, इसकी डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक 2-digit नंबर लेट करेंगे. लेट द 2-digit number is equal to 10x plus y. मेन सोल्यूशन है वो यहां से. ठीक है, लेट द 2-digit number is equal to 10x plus y. हमको अब यहां पे ऐसा नंबर इसलिए लेट करना पड़ रहा है क्योंकि x और y की वैल्यू अलग भी हो सकती है और x और y की वैल्यू सेम भी हो सकती है. ठीक है, और यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेट कर रहे हैं 2-digit नंबर को 10x plus y. 10x y plus क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि जो 2-digit नंबर होता है वो कैसे बनता है, 10s प्लेस का मल्टीप्लाई एक नंबर से और 1s प्लेस का मल्टीप्लाई एक नंबर से करने पे एक 2-digit नंबर बनता है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन कंडीशंस को इस पे फुलफिल करेंगे. ठीक है, पहली कंडीशन थी a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of digits. 2-digit number क्या है, 10x plus y. This is 3 more than 4 times the sum of digits. मतलब कि sum of digits करेंगे x plus y और ऐसा करने पे जो आंसर आएगा वो 3 आएगा. क्यों, क्योंकि 2-digit नंबर है वो अगर 3 ज्यादा है सम ऑफ डिजिट्स के 4 टाइम से, इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस 3 के इक्वल होगा. यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी. ओके, नेक्स्ट कंडीशन है कि if 18 is added to the number its digits are reversed. बोला जा रहा है कि अगर किसी नंबर, इस नंबर पे हम लोग 18 ऐड कर देते हैं, अगर हम लोग इस पे 10x plus y में 18 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐसा करने पे इस नंबर की डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं. इसका मतलब ये नंबर बन जाता है 10y plus x. ओके, क्योंकि इस नंबर में दो डिजिट्स हैं, एक 1th डिजिट है और एक 10th डिजिट है. y is the 1th digit and x is the 10th digit. Okay, so this is equation number 2. I am rubbing the upper part, then I will solving the further questions above.
सिंप्लीफाई करोगे आप तो विल गेट 10x plus y minus 4x minus 4y is equal to 3. नेक्स्ट को करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले फर्स्ट वाली को ही। तो यू विल गेट 10x minus 4x that is 6x, then plus 4y and minus 4y you will get minus 3y is equal to 3. This first equation simplified. सेकंड में आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, यहां लिख लेता हूं 10x plus y, ये 10y इधर लाओगे तो minus 10y, ये x इधर लाओगे तो minus x, और इसको इधर ले जाओगे यू विल गेट minus 18. From here you can get 10x minus x that is equal to 9x. Y minus 10y you will get minus 9y is equal to minus 18. This is second. Now ultimately you are required to solve this equation and this equation. Right here 9x minus 9y is equal to minus 18. Now try to put the value of x from 1 to second, or you can simultaneously solve both the equations. कैसे simultaneously solve करेंगे? हम ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं 9y बनाते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे y एलिमिनेट होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 9y बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो नई इक्वेशन बनेगी 3 से मल्टीप्लाई समझ करेंगे तो 18x minus 9y is equal to 9. इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9y ऑलरेडी हमको मिल रहा है, तो you will get 9x minus 9y is equal to minus 18. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन यहाँ पे है तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब 18x में से 9x सब्ट्रैक्ट करोगे तो you will get 9x, यहाँ पे माइनस 9y है और ये प्लस 9y है, एलिमिनेट हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। दिस इज प्लस 18 एंड दिस इज प्लस 9, ऐड करेंगे तो you will get 27. तो 9x is equal to 27, so x is equal to 27 upon 9 या फिर 3, आंसर हो जाएगा x is equal to 3. अब सिर्फ अभी x मिला है हमको, ठीक है, x को पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। सपोज हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुटिंग आई विल राइटिंग दिस इक्वेशन 1, पुटिंग x is equal to 3 in इक्वेशन 1, ठीक है। इस पे 3 पुट करोगे तो यू विल गेट 18 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9y इज इक्वल टू 9, ठीक है। या ओरिजिनल इक्वेशन पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गेट 18 3 जा 54 माइनस 9y इज इक्वल टू 9, 9y को उधर ले जाओ, 9 को इधर लाओ तो यू विल गेट 54 माइनस 9 इज इक्वल टू 9y। तो 9y इज इक्वल टू दिस विल बी 45, तो x is equal to 45 upon 9 that is 5, sorry y will be equal to 5, दोनों वैल्यूज मिली, x is equal to 3 and y is equal to 5। रिक्वायर्ड आंसर क्या है, लेट क्या किया था हमने, रिक्वायर्ड नंबर वाज 10x plus y, 10 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू कितना आया 3 प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो आंसर विल बी 10 plus 3 30 and 30 plus 5 35 will be the answer. Okay, so these questions are a little bit tricky and the major thing is you should understand the language of the question. Okay, that's why I am solving all the questions so that you could understand the question की equations को frame कैसे करते हैं। Okay, so your homework is to try to solve question 1 2 3 and 4 जो मैंने आज कराया है, अपने आप से 2-3 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, सो यू विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 in our next class।
Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, today we will start the unit 4, interdependence among living organisms. So what do you mean by the interdependence? Interdependence means all the living organisms are depend each other. Okay? Students, as you know, as you have already learned that no living organism can live itself. All the living organisms for living, they depend on another living organism. So this dependency on another living organism is called interdependence. Okay. Suppose that this is a grass, and deer, this is a deer. Deer eat grass, means deer is directly depend on the grass. Next is lion, and this lion, the food of the lion is a deer. So this lion is directly depend on the deer. Okay, and this deer is directly depend on the grass for living. Directly depend. But here we can say that this lion is ultimately indirectly depend on the grass. Why? Because this is the food of the deer, and this is deer is the food of the lion. Means it is being eaten by the lion. Deer is being eaten by the lion. So the directly food of the deer is the grass, and directly food of the lion is the deer. But this lion is ultimately indirectly depend on this grass. So this is a dependency directly. All the living organisms are directly or indirectly depend on another living organism. So this is the similarly all the another living organisms like fish, birds, reptiles, insects, these are also depend on each other. So there is a ecosystem, there is a this is the earth where all the living organisms for the dependency on each other. And we can also say that survival of every living organism is possible because they are depend on each other. Symbiosis. So in the interdependence among the living organisms, there are certain definition like symbiosis, predation, and parasitism. So we have discussed those types of interdependence in this video. Okay students, first is symbiosis. What is symbiosis? Symbiosis is made of two words. First is sim and second is bios. Sim means with and bios means life, means with the life. Symbiotic, actually it is a sometimes what happens, sometimes two organisms live with in a single organism. Sometimes two organisms live in a single organism, and those type of organisms are called symbiotic organisms. It's called symbiotic organism. And the association between these organisms is called symbiotic association. This is called symbiotic association. What happened in the symbiotic association? Means two organisms live together like a single organism. Those type of organisms are called symbiotic organisms, and this type of association is called symbiotic association. Actually, in the symbiotic association, both the organisms get benefited. Means like for example, lichen. For example, lichen, in this lichen, alga and a fungus live together. In this lichen, alga and fungus live together, and this algae make the food. Make food means prepare food, which is utilized. This food is utilized by the fungus. Actually, this alga is a green color
Alga is of green color and it has a green colored pigment chlorophyll. That's why it has a capability to prepare their own food. So algae prepare food and this food is utilized by the fungus. So fungi get benefited by the alga now. And this fungi, what do this fungus? This fungi provide the water and minerals to the algae, water and minerals to the algae, so by the using of this water and minerals, algae can prepare their food. So in this type of association, both the organisms are benefited, means this alga is also benefited and this fungus is also get benefited. How? Because fungi give the water and minerals to the alga, so the alga make the food and this food is utilized by this fungus. So this type of association is called symbiotic association and these organisms are called symbiotic organisms. Means this alga and fungus is called symbiotic organism. And the another example is the tree. In a tree, some fungi live. In a tree, some fungi live in the root of the tree. In the root of the tree, some fungi lives. And what do the fungi do? Actually, this fungi provide the water and minerals and give to the tree. And this tree prepare the food which is utilized by this fungi. So this is also a symbiotic association in which both the organisms get benefited. And another example is the nitrogen fixing bacteria. Actually, the nitrogen fixing bacteria which is live in the root of the plant. In which type of plants? Only in leguminous plants. In leguminous plant, the nitrogen fixing bacteria, and one bacteria, the name of the nitrogen fixing bacteria is the rhizobium. Okay students, so the rhizobium live in the leguminous plant, or leguminous plant like a pea plant. In the pea plant, the leguminous bacteria rhizobium is live, and this nitrogen fixing bacteria actually fix the atmospheric nitrogen and provide to the plant, and this nitrogen is provided by the plant to the plant, and now this plant make a food which is utilized by this bacteria. So this is also a symbiotic association, and those organisms are called symbiotic organisms, in which bacteria provide the nitrogen to the plant and the plant give to the food which is prepared in the leaves, give it to the bacteria. And also one more thing, this bacteria also provide the carbon dioxide, means this fungi in some I have already told you that fungi live in the root of the tree. This fungi absorb the carbon dioxide from the soil and from the atmosphere and give it to the tree. So this type of association is called symbiotic association, in which both the organisms get benefited. So students, I think this is sufficient for today. You have to learn in your home about the symbiotic association, and we will discuss the predation and parasitism in our next class. Okay students, thank you, have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you geography, 4th chapter urbanization, and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. तो जैसा कि बच्चों मैंने अपने previous lecture में आपको urbanization और उसके causes के बारे में बताया था। Urbanization मतलब होता है हमारा urbanization occurs when people from rural areas to urban areas. Causes of urbanization. So there are so many causes of urbanization like industrialization, search of better job, modernization, boundary changes, and now impact of urbanization. Impact of urbanization में मैंने आपको बताया था positive impact of urbanization. So there are so many positive impact of urbanization like creation of employment opportunities, convenience,
concentration of educational facilities, better social integration, exploitation of resources, transport and communication facilities, increase in the standard of living. Now today I am going to explain negative impact of urbanization. So extensive urbanization and indiscriminate growth of cities and towns may result negative effect. So there are some negative impact of urbanization. First, problem of overpopulation. तो जैसा कि बच्चों मैं बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज becomes a major problem in the cities due to overcrowding. तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो जाता है, सिटीज क्या हो जाते हैं हमारे ओवर क्राउडेड हो जाते हैं. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन प्रॉब्लम एंड फ्लोज ऑफ स्लम्स. तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे रहने में प्रॉब्लम होगी. और स्लम्स एक तरह की झुकी झोपड़ियाँ होती हैं, तो ग्रोथ ऑफ स्लम्स, तो इंक्रीज द स्लम्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा, शहरों में स्लम्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी और रहने में दिक्कत होगी. नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली. तो जॉइंट फैमिली का भी क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है. कैसे, ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन जॉइंट फैमिलीज. तो जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों में रहना बहुत ही महंगा है. तो ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज it becomes to maintain joint families. These families are divided due to urbanization. They live in a nuclear family. तो मोस्टली लोग न्यूक्लियर फैमिली में एकाकी परिवार में रहना पसंद करते हैं and they avoid joint family. तो this result the integration of joint family. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम. नेक्स्ट हमारा आता है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. So this is also a major problem in cities, especially metro cities like New York, Tokyo, Mumbai, Bengaluru. It becomes difficult for the lower income groups to maintain a decent standard of living. तो high cost of living से भी क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे लोअर इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग. Now next is increase in crime rates. Due to high concentration of population, the crime rates also increase. मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, क्राइम भी बढ़ते हैं, अपराध भी बढ़ते हैं. तो there are more theft, डकैती, pickpocketing, murder. This create unrest in the society. तो क्राइम बढ़ने से क्या हो जाता है, सोसाइटी में क्या हो जाता है बच्चों, अनरेस्ट हो जाता है. तो दिस इज आल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल लाइफ. इंडिविजुअल लाइफ में बात करते हैं कि इन सिटीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड एंड कम्युनिटी लाइफ आर ऑलमोस्ट एब्सेंट. तो सिटीज़ में क्या हो रहा है बच्चों की, नेबरहुड मतलब कि भाईचारा और आपस में मिलजुल कर रहने वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है. अर्बन लाइफ इज हाईली मॉन्टेनियस. दिस में हैव अ नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल. तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. पीपल हैव नो कंसर्न फॉर द अदर ह्यूमन बींग्स एज दे आर मोर सेल्फ सेंटर्ड. तो लोग दूसरों के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं. क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि शहरों में नेबरहुड और कम्युनिटी लाइफ बिल्कुल क्या होती जा रही है, एब्सेंट होती जा रही है. नाउ नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. तो लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन से क्या हो रहा है बच्चों कि जो हमारे लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. बिसाइड तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से क्या होता जा रहा है, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है. इसके अलावा एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल्स आल्सो क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का भी प्रयोग करने से क्या होता जा रहा है, हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. ऑल दीज हैव द harmful effect on the life of the people. Now next is water and sanitation problem. It is also a major problem in overpopulated areas. It is common to find it inadequate
becomes a problem. तो ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ में आपको अधिकतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर जल निकलने का कोई भी अच्छी तरीके से इंतज़ाम नहीं हो पाता, तो जिसका परिणाम क्या होता है, सैनिटेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम, सैनिटेशन की समस्या आ जाती है। एंड सेवेज फ्लोज, और जो पानी होता है वो लीक होने लगता है और एंड ड्रेन इनटू नेबरिंग रिवर्स, लेक्स, सीज, और अपने आसपास की नदियों, समुद्र और झीलों में बहना शुरू हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेज सच एज प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया मे स्प्रेड कॉजिंग सफरिंग एंड इवन डेथ। तो सैनिटेशन और वाटर प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी समस्या है अर्बनाइजेशन, मतलब ओवर पॉपुलेटेड एरियाज में सीवेज प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है, वाटर और सैनिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अर्बन लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन फैमिली रिलेशन। तो अर्बन लाइफ हमारी क्या होती है, अर्बन लाइफ हमारी बहुत ही चिंता परेशानियों से भरी होती है इन सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ रहना बहुत महंगा है। तो वुमेन आर आल्सो वर्किंग, सिटीज़ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या होता है कि वुमेन भी वर्क करती है। दिस क्रिएट्स प्रेशर एंड स्ट्रेस इन द फैमिली एंड स्ट्रेन फैमिली रिलेशन। तो thus we can say urbanization has its own advantage and disadvantage, but it is fact that urbanization cannot be avoided. लेकिन ये भी सच है कि urbanization own advantage and disadvantage। तो हम कह सकते हैं कि urbanization के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं, बट इट इज़ फैक्ट दैट urbanization cannot be avoided। लेकिन ये भी सच है कि हम urbanization को अवॉइड नहीं कर सकते। The only solution is that we should try to minimize the negative impact of the urbanization। तो इसका only solution यही है कि हम urbanization के जितने भी negative impacts हैं उसको हम लोग क्या कर दें, minimize, कम कर दें। तो अब हम बात करते हैं कि ways to reduce the negative impact of urbanization। तो कैसे urbanization के negative impacts को reduce किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं building sustainable and environmental friendly cities। तो government should pass laws that plan and provide environmentally sound cities and smart growth techniques। तो गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ बनाने चाहिए, ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो कि प्लान करे और प्रोवाइड करे कैसा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ को प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ एंड स्मार्ट ग्रोथ टेक्निक्स को प्रोवाइड करें, कंसिडरिंग दैट पीपल शुड नॉट रिसाइड इन अनसेफ एंड पॉल्यूटेड एरिया। जिसकी वजह से मतलब ऐसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज़ को डेवलप करना चाहिए जिससे भी लोग अपने आप को अनसेफ फेस ना करें पॉल्यूटेड एरियाज में। नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो अर्बन स्टॉक होल्डर मस्ट इंश्योर, तो अर्बन के जो स्टॉक होल्डर होते हैं जितने भी होते हैं, दैट मस्ट इंश्योर, उनको ये इंश्योर होना चाहिए कि दैट पीपल विद इन अर्बन एरियाज, कि जो अर्बन एरियाज में लोग हैं, हैव एक्सेस टू एडिक्वेट एसेंशियल सोशल सर्विस, की अर्बन एरियाज में जितने भी लोग हैं उनको उनकी सोशल सर्विस प्रॉपर मात्रा में मिले। जैसे कि कौन सी सोशल सर्विस, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। सब्सिडीज़ कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो सब्सिडीज़ में मतलब एक लोअर कॉस्ट में सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसमें कि क्या आता है कि बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज आर आल्सो अ वे टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स। तो to reduce the negative effect of rapid urbanization while at the same time conserving natural ecosystem, private investment should be encouraged as to utilize natural resources and create more job opportunities। तो creation of more job का मतलब कि बच्चों बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या परिणाम होता है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो उनका क्या होता है, उनका डिप्रेशन होता जा रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप करने चाहिए। जितनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप होंगी उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में बढ़ेंगी। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। तो मेडिकल हेल्थ क्लिनिक ओरिएंटेड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस must be made accessible across the
entire urban areas with the objective of controlling diseases or population growth. तो जितने भी अर्बन एरियाज में मेडिकल केयर है उनको फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस को डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो जाए कि ज़्यादा पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, नुकसानदायक है। तो दीज आर द वेज टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज, प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, creation of more jobs and population control. And now steps to be taken at the local level to keep the urban areas clean. तो ऐसे कौन से steps हमको अपनाने चाहिए कि हम local level में अपने urban areas को clean कर सकें। तो as you all know the importance of cleanliness is indisputable कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो keeping our city clean is necessary to keep our environmental clean. अपने शहर को साफ करने के लिए क्या जरूरी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ करें। तो हाउ टू कीप आवर सिटी क्लीन? वन वे टू कीप आवर सिटी क्लीन इज टू कीप सराउंडिंग क्लीन। तो एक ही रास्ता है कि अपने सिटी को साफ करने का कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्या करें, साफ करें। पीपल टेंड टू पॉल्यूट द एनवायरनमेंट आइदर intentionally or unintentionally. So although local government plays an important role is keeping the city clean, यद्यपि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो शहर को साफ करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पीपल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्लीननेस इन देयर अर्बन एरियाज, लेकिन लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अर्बन एरियाज को प्रॉपर क्लीन करें। तो सिंपल स्टेप्स टू बी टेकन बाय द पीपल टू कीप द सिटी क्लीन। People should carry a reusable poly bag where you can place all the little trash. तो लोगों को क्या करना चाहिए कि सिंपल पॉली बैग को यूज़ करना चाहिए और avoid plastics that they can save their urban areas safe. People can use, restaurant owners can use compost pits where they can convert waste food into valuable manure. तो ये हमारा क्या है कि रेस्टोरेंट ओनर्स जितने भी हैं उनको कंपोस्ट पिट्स यूज़ करना चाहिए वेयर दे कैन कन्वर्ट वेस्ट फूड इनटू वैल्यूएबल मैन्योर, जिसमें कि वो क्या कर सके कि जितना भी वेस्ट फूड है उसको किस में कन्वर्ट कर सके, वैल्यूएबल मैन्योर में कन्वर्ट कर सके। पीपल कैन रीयूज द प्लास्टिक बॉटल्स टू एलिमिनेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। लोगों को प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ करना चाहिए ताकि जिससे कि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को क्या कर सके, कम कर सके। अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। इंस्टेड यूज़ फैब्रिक बैग्स, इसकी जगह कैसे बैग यूज़ करने चाहिए, फैब्रिक बैग को यूज़ करना चाहिए विच आर लॉन्ग लास्टिंग, जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। पीपल शुड अवॉइड थ्रोइंग लिटर ऑन द स्ट्रीट्स, लोगों को सड़कों में लिटर मतलब गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। पीपल शुड बी प्रोवाइडेड सेपरेट बिन्स फॉर डिस्पोजिंग द गार्बेज प्रॉपरली, तो लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे डस्टबिन्स, कवर डस्टबिन्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि गार्बेज हमारा रोड पे इधर उधर बिखरा ना मिले। पीपल शुड बी इनकरेज टू प्लांट मोर ट्रीज दैट हेल्प इन क्लीनिंग द सिटीज एयर, तो लोगों को क्या इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो मोर एंड मोर प्लांट को क्या करें, ग्रो करें, क्योंकि ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होता है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, क्लीन होता है। पीपल शुड अवॉइड स्प्रिटिंग पान मसाला ऑन वॉल्स ऑन स्ट्रीट्स ऑन रोड, तो लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो गलियों में, वॉल्स में, सड़कों पर पान मसालों को ना थूकें। It is duty of every citizen to maintain cleanliness by proper use dustbin. तो ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है, सभी नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीज़ के कि वो प्रॉपर डस्टबिन का यूज़ करें और अपने जितने भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में थ्रो करें। One can see more garbage surrounding the bin than inside it. अगर कोई देख भी लेता है कि किसी ने बाहर गार्बेज को फेंका हुआ है तो उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। There are frequent survey conduct based on which needs are released regionally and globally. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिटी को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिटीज़ को क्लीन कर सकते हैं। कौन से वेज हैं, तो पीपल अवॉइड प्लास्टिक बैग,
should encourage dustbin use. People should avoid spitting pan masala on walls, streets and roads. People should be provided separate bins for disposing the garbage properly. So in this way we can keep our city clean properly. So students, today what I explained, negative impact of urbanization like problem of overpopulation, disintegration of joint family system, high cost of living, increase in crime rates, individual life, environmental problem, water and sanitation problem, and the way to reduce the negative impact of urbanization, that are building sustainable and environmental friendly cities, provision of essential services, creation of more jobs, population control, and steps to be taken at the local level to keep the urban areas clean. People can reuse the plastic bottles to eliminate environmental pollution. Restaurant owners can create compost pits where they can convert waste food into valuable manure. People use fabric bags. People should be provided separate bins for disposing the garbage properly. People should avoid throwing litter on the streets. People should avoid spitting pan masalas on roads, streets and walls. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. This is class 8E. Subject is computer. Student, this is the previous revision class of chapter 3 function and charts in MS Excel. In previous class we discussed what is the function. Function definition is a predefined formula or predefined formula, and it is begin with equal sign. Today we discuss some commonly used function. Generally, in this chapter, you discuss only two types of function. First is the mathematical function and second is the statistical functions. This is the sum, product, quotient and power. These are the four mathematical function. मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो और भी बहुत सारे होते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, बट इन योर चैप्टर्स यू विल डिस्कस ओनली 4 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस. फर्स्ट इज सम. व्हाट इज द यूज ऑफ सम? इट इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन रेंज. ओके, इट इज यूज्ड टू find the sum of given range. I think this is clear. Okay, syntax is function start with equal sign, function name and the parameter list. Okay, and the पैरामीटर. अब ये पैरामीटर्स आपके क्या हो सकते हैं? इस पैरामीटर की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं. सपोज दैट आपको जो भी num1 and num2 like this, that means कि this function add two values num1 and 2, but it can add मोर देन 2 वैल्यूज. ओके, ये आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही 2 ही वैल्यू को ऐड करेगा. ये जो है आपका 2 से ज़्यादा वैल्यूज को भी, मोर देन 2 वैल्यूज को भी, इट कैन बी एडिशन ऑफ मोर देन 2 वैल्यूज, यानी कि ये आपके 2 वैल्यू से भी ज़्यादा को भी ऐड कर सकता है. क्लियर? एग्जाम्पल इज फर्स्ट विद इक्वल साइन सम लाइक 2, 3. ओके, सो आंसर क्या आएगा इसका? 2 + 3, आंसर विल बी 5. आप इसमें रेंज भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट द वैल्यूज और यू कैन राइट द सेल रेंज. सेल रेंज मीन्स
Suppose that you can write like this, A1 to colon A3. That means कि आपका जो A1 सेल एड्रेस है, A1, A2 एंड A3, क्लियर? तो यानी कि जब आपका सीरीज में सेल एड्रेसेस होते हैं तो हम उनको ऐसे A1, A2, A3 नहीं लिखेंगे, हम लोग इस तरह से उसको रेंज में लिख लेंगे। या अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3 सेल एड्रेस है तो उनको इजीली लिख सकते हैं। सपोज आपके पास 10 है, 50 है, तो हम इनको यहाँ पे A1 to A50 यानी कि आपका A1 सेल से लेकर के A50 सेल रेंज के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको वो सम कर देगा, क्लियर? तो यानी कि अब आप यहाँ पे जो हम लोग जो पैरामीटर ब्रैकेट में दे रहे हैं, ब्रैकेट में जो भी हम लोग पैरामीटर दे रहे हैं, दे कैन बी सेल एड्रेस, directly values or the cell reference. Clear student? So what is the use of sum function? Sum function is used to find the addition of given range, find the sum of given range. Clear? Now and the second function is product. Second function is product. All the function name written with like this, product ब्रैकेट, ओके? यहाँ पे आपको इसको इस तरह से ही लिखना है विद ब्रैकेट, आप विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन? इट इज यूज टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन रेंज। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन रेंज, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रेट। प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं ना इसको। तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसका सिंटेक्स भी आपका सेम एज जो है वो सम की तरह ही होगा। टू राइट हियर विद इक्वल साइन इक्वल प्रोडक्ट, ओके, num1 कॉमा num2। दैट मीन्स कि क्या हुआ, ये यहाँ पे num1 में जो भी वैल्यू होगी, num1 की जो वैल्यू है और num2 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दे देगा। सपोज दैट एग्जाम्पल इज example number 1, product, clear, 2,3 like this, answer will be 6। आंसर क्या आएगा? आपको इस तरह के आपके मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको मैंने सिर्फ ये दे दिया है और मैंने कह दिया इसका वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि आपको वो फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके? एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फंक्शन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट इसका एग्जांपल ये होगा आपका प्रोडक्ट। सपोज दैट मैंने लिख दिया है A1 कोलन A3। दैट मीन्स कि आपकी A1, A2 और A3 सेल एड्रेस की जो वैल्यूज होंगी वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर यहाँ पे आएगा, ओके? तो ये आपका दो फंक्शन आपके क्लियर हो गए, व्हाट इज द सम एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट इज क्वोटेंट। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज क्वोटेंट। In this function is used to find the quotient when number is divided by another. Suppose that you divide 5 divided by 2, okay? जब हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है? जब आप लोग इस तरह से डिवाइड करते हो तो 2 2s are 4, ठीक? अब आपके पास दो चीज़ें आई, दिस इज द क्वोटेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। Quotient function take only quotient part, okay? Quotient portion take only quotient part, okay? Suppose that the function is with equal sign quotient numerator comma denominators, okay? Example is first with equal sign quotient 5 comma 2. So answer will be what? Answer will be 2. Okay student, answer will be, next function is 2. Power. This function is used to calculate the value, calculate the value of a number. Next function is
अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको जो भी नंबर टू पावर मीन्स क्या हुआ कि सपोज इस ये नंबर आपका है 2 लाइक दिस और इसके ऊपर पावर है आपकी 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी। ये छोटा सा है कि इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये तो एक स्मॉल नंबर है, आपको लाइक दिस इस तरह से आपको नंबर्स को जो है वो 2 नंबर है, इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। अगर ये कोई बड़ा नंबर होता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है। तो इस तरह का जो फंक्शन होते हैं ये आपको इस नंबर को कैलकुलेट करने में, यानी कि जो नंबर है गिवन नंबर की जो पावर है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको आंसर निकालना है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर टू पावर। इट हैज 2 पैरामीटर, फर्स्ट इज द num and second is the power. Number means like this, power, suppose that you like this 2, 3, so answer will be, or the value of this function is 2, 3 like this। ये इस तरह से आपका होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, आंसर विल बी 8। क्लियर स्टूडेंट? मैंने अभी आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि जो फंक्शन होता है वो एक मतलब फंक्शन जो है वो आपका एक वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, एक समय में या एट अ टाइम वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर भी आपने जितने भी अभी तक हम लोगों ने 4 फंक्शंस आज पढ़े हैं, उन चारों फंक्शंस में आपने ये देखा होगा कि हर एक में आपका जो है वो कैसी वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है, सिंगल। ऐसा नहीं कि उसने 8,5 नहीं रिटर्न किया है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन में आपके मेन जो है वो कितने पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट एक तो फंक्शन बिगिन विद इक्वल साइन, फंक्शन हैज अ नेम, function must be return a value and return a single value at the same time, okay, and function has a argument। अब किसी फंक्शन में आपके एक आर्ग्यूमेंट होगा और इसका मतलब एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू उस ब्रैकेट के बीच में होगी। अगर मैंने कहा इट हैज 2 पैरामीटर्स, दैट मीन्स आपका क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसमें आपके 2 पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो सपोज दैट अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हाउ मैनी पैरामीटर्स प्रेजेंट इन पावर फंक्शन, तो आपको यहाँ पे कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1, 2। दैट मीन्स इसका मतलब पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के बीच में हम जितनी वैल्यूज देंगे वो आपका पैरामीटर होगा। ओके, सपोज दैट अगर मैंने आपसे ये कहा कि जो सम फंक्शन है, इन सम फंक्शन हाउ मेनी पैरामीटर्स प्रेजेंट, तो सम फंक्शन की जो मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है, आपका उसमें एटलीस्ट एक पैरामीटर जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये सम निकालना है तो यानी कि सम में आपका एक नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होने चाहिए, मोर देन 2, आपके मोर देन 1 होने चाहिए। मोर देन 1 का मतलब क्या हो, एक से ज्यादा होगी तभी तो वो ऐड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा हम लोगों ने आज मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिकल फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ